नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखो, हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि एनसीईआरटी से अलग हैं और आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे भी गए हैं। देखो, वही गिने चुने टॉपिक है कुछ इस चैप्टर में, बहुत छोटा ये चैप्टर था। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको वही मेन बातें पता होनी चाहिए जो भी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई थी। देख लो, उन्हीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, तो बहुत बारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है यूएनडीपी को विस्तृत करो, यानी इसकी फुल फॉर्म बताओ। यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये आपको सिंपली इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगला है जीएनएच क्या है। जीएनएच का मतलब होता है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, यानी कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब जीएनएच में यानी कि हैप्पीनेस में जो है कौन सा देश सबसे आगे है या किस देश ने इसकी शुरुआत की है, तो इसका आंसर होगा भूटान। अगला क्वेश्चन यही है, देख लो आप। किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा प्रस्तुत की, तो इसका आंसर है भूटान। भूटान वो देश है जिसने कि जीएनएच अपने देश में चलाया और उसने अपने विकास का आधार खुशी को चुना, हैप्पीनेस को चुना। अब जो ये क्वेश्चन है, आप इसमें सीरियल मत देखना कि पहले किस नंबर का क्वेश्चन आया था, अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ये वो क्वेश्चन है सारे जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं या जो आपके पहले के एग्जाम्स में बने हैं। ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के, तो इसीलिए मैं सभी क्वेश्चंस को अलग अलग जगह से इकट्ठा करके आपके लिए लाया हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें कंपाइल की हैं। इनका जो सीरियल नंबर है वो आपको सेम नहीं मिलेगा, बस सारे क्वेश्चंस को देख लेना। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो आपको सीरियल से मिलेंगे, पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग अलग जगह से लिए गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब मानव विकास के 4 स्तंभों का नाम लिखो, प्रत्येक का उदाहरण सहित वर्णन करो। देखो, मानव विकास के 4 स्तंभ मैंने आपको बताए थे, उसमें से समता था, सतपोषणीयता था। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतपोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। यानी कि जिस तरीके से एक बिल्डिंग बनती है ना, उसी तरीके से मानव विकास जो है वो भी इन 4 चीज़ों पर टिका हुआ है, इनसे मिलकर बना हुआ है। समता यानी कि इक्वालिटी, सभी लोगों को सेम अवसर मिले। सतपोषणीयता यानी कि ऐसा विकास हो जो कि पर्यावरण को बचाकर चले और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीज़ें बची रहें, तो ऐसा विकास होता है सतपोषणीय विकास। उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। सशक्तिकरण यानी कि लोग जागरूक हों, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, यही होता है सशक्तिकरण। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तभी क्या कहलाया जाएगा कि मानव विकास हुआ है। इसमें देख लो फर्स्ट पॉइंट, समता यानी कि इक्विटी। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यानी कि लिंग के आधार पर, आपकी प्रजाति के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर, आपकी इनकम के आधार पर किसी भी तरीके से आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी आप विकसित हो पाओगे। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि हर तरीके से आदमी इक्वल होना चाहिए। उदाहरण दिया है अब इसमें, भारत में स्त्रियों और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। यानी कि जो महिलाएं हैं यानी लड़कियां हैं जो, और जो भी गरीब बच्चे हैं, पिछड़े हुए बच्चे हैं, वो स्कूल तक नहीं जा पाते। तो ये क्या है, उनका विकास कहाँ होगा फिर। ठीक है, स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ लिख नहीं पाते, उनको समानता नहीं मिली हुई है क्योंकि गरीब होने की वजह से या लड़की होने की वजह से गाँव में या बहुत सारे पिछड़े एरिया में आज भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, उन्हें काम धंधों में लगना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो इक्वालिटी जो है वो यहाँ पे नहीं दिखती हमें क्योंकि गरीबों को और लड़कियों को स्कूल में शिक्षा तक नहीं मिल पाती। दूसरा पॉइंट, सतपोषणीयता। निर्वहन का अर्थ है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। तो यानी कि जब हमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी अवसर हैं, वो लगातार मिलते रहें, यानी कि आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन तक भी वो चीज़ें पहुँचे, तो उसी को बोलते हैं सतपोषणीयता। आप अगर चीज़ों को बचा कर रखोगे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम सतपोषणीयता। सतपोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, यानी कि जितने भी पीढ़ी आएँ उन सबको सेम अवसर मिलने चाहिए। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण में जितनी भी चीज़ हैं, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो संसाधन हो, कोई भी रिसोर्स हो, तो जो कुछ भी है ना, उनको हमें भविष्य की सोच कर यूज़ करना चाहिए। जैसे पानी बचाने की बात करते हैं ना, तो हमें पानी को इस हिसाब से यूज़ करना चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी पानी बच सके। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा।
ठीक है। अगर किसी भी नेचुरल रिसोर्स का हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी है जो उनको वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी और उस चीज़ की कमी हो जाएगी। यही कह रहे हैं लास्ट लाइन में कि हमें तरीके से चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्यों के संदर्भ में उत्पादकता है, यानी जो आदमी काम करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, कितना प्रोडक्टिव हैं वो लोग। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए, यानी लोगों के अंदर स्किल डेवलप करनी चाहिए, ऐसी ऐसी क्षमता उनमें भरनी चाहिए कि वो आने वाले समय पे भी और अब भी बहुत अच्छे से काम कर पाएँ और कुछ प्रोडक्टिविटी निकाल पाएँ। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। जन समुदाय मतलब आदमी, यानी हम लोग आदमी ह्यूमन जो होते हैं, जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं का मतलब ये है कि एक देश की जनता ही है जिससे कि देश का निर्माण होता है। अगर लोग अच्छे से काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, उससे तो एक देश का विकास होगा उससे। तो यही कह रहे हैं कि असली धन तो देश के लोग ही होते हैं। अगर लोग आगे निकल गए तो देश भी आगे निकल गया। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनकी कार्यक्षमता बेहतर होगी। इस वजह से क्या होगा, हमें उनका ज्ञान बढ़ाना चाहिए, उन्हें अच्छी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो चिकित्सा सुविधाएं हो, चाहे शैक्षिक सुविधाएं हो। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और देश विकसित होगा। फोर्थ है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, यानी आप इस काबिल बन जाओ कि आप अपने लिए ऑप्शंस खुद चुन सको। जैसे आप अगर पढ़ लिख लेते हो तो आप सशक्त बन जाते हो, आप किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। आपने जिस हिसाब की पढ़ाई की है, जितनी मेहनत की है, उस हिसाब से आप अपने लिए कोई भी चीज़ करने के लायक हो जाते हो। तो यही कह रहे हैं, सशक्तिकरण का मतलब ही ये है कि आप अपने लिए ऑप्शन चुनने के, विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, तो आप अपने लिए विकल्प चुनने के काबिल बन जाओ, तो वही क्या है, सशक्तिकरण है। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन यानी कि अच्छा शासन होना चाहिए। लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है, यानी लोगों के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। जो लोग आज पिछड़े हुए हैं या सोशली या इकोनॉमिकली जो कमज़ोर हैं, उनको सशक्त बनाना बहुत बड़ी चुनौती है आज के टाइम पे, और वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। अगर वो लोग आगे निकल जाएंगे तो हमारा देश या कोई भी देश आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसका मतलब होता है ज्ञान को बढ़ाना, लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, हर तरह की उन्हें छूट होना, आज़ादी होना। अगर ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा, वहाँ पे सशक्तिकरण होगा। तो ये मेन कुछ 4 पिलर थे जो कि हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। इनको आप अच्छे से याद रखना। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया तब भी ये बातें बताई थी, तो ये बहुत ज़रूरी आपके टॉपिक हैं। कुछ बहुत छोटा ये चैप्टर था, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं जो भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से वीडियोज़ को देखना, सारी चीज़ों को पढ़ना। तो मैंने आपके लिए पूरा सिलेबस बनाया है। ठीक है, पहले आपको चैप्टर समझाया अच्छे से, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराए हैं, और वो क्वेश्चन भी ढूंढे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या अब की बार पूछे जा सकते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो सारे मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप अच्छे से बस पढ़ते रहो, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लाइक ज़रूर करो, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आप वीडियोज़ को लाइक करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज।